में लेते हैं, लय में लेते हैं, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जा टूट जाएगा। लेकिन उसे गाना मत आगे से। मैं क्लियर है कि वो दिन कौन सा है कुछ पता नहीं, और होंगे में आपने कह दिया ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फॉर द राइट टाइम वेट में आप बोलोगे WAIT सुन लेगा माइंड, WEIT का बदल गई आपकी एनर्जी। मैं होऊंगा कामयाब, इतनी आसान जिंदगी हो गई, बस आउटकम इमेज नहीं है। तो क्या गा रहे हो, ये क्यों नहीं कहा होगा वहां पर तुम्हारे लिए, पहले हमारे पास नहीं था। पापा ने ये बोल दिया कि बेटा ऐसे बात करनी है, ऐसे करना, उसे वही गाने सुन रहा है उठ पटांग, वही उसको नैरेटिव दिए जा रहे हैं। अच्छा काले हाथी के ऊपर बंदर को तो बिल्कुल भी ना देखो। अच्छा काले हाथी के ऊपर जो बंदर बैठा है वो मैगी नहीं खा रहा है, मद्दे के साथ या बारिश के साथ लिंक कर दिया, और लिंक करने वाला कौन है, माता जी है। और माता जी कहती है ये तो पढ़ाया जा रहा है कि कैंसर खतरनाक है, भाई एंजियोजेनेसिस है। एकदम से रुको रुको रुको, सबसे पहले उसने कंप्यूटर खोला और सही बात है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट सीरीज में। ये हम खास एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं सचिन दिवटे विद राम वर्मा सर लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनके माइंड गट के इश्यूज को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, उन टेक्निक के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस्टर राम वर्मा। थैंक यू। तो चलिए इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जो बेहद ही लोगों को परेशान कर रहा है, जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हम रोज जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसी क्या घटना हो जाती है, ऐसा क्या इवेंट आता है हमारे लाइफ में जिसकी वजह से पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। राम सर प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब भी आप अपने एटीट्यूड को खोया हुआ पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा कुछ घटता है जिसे आप हैंडल नहीं कर पाते। मान लेते हैं मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है ना, और पॉजिटिव ही रहना चाहता हूँ, लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है, या तो मुझे कुछ बाहर का ट्रिगर मिलता है, एनवायरनमेंट का कोई आदमी है, कोई बाहर का कोई आदमी है, बाहर की कोई घटना है जो मुझे परेशान करती है, या फिर इंटरनल वर्ल्ड में मेरी फीलिंग बदल जाती है, या मेरी आवाज या मेरी इमेजेस बदल जाती हैं, या मुझे कोई पास्ट की कहानी याद आ जाती है, जिसके कारण मैं अचानक पाता हूँ कि यार मैं अब पॉजिटिव नहीं हूँ चीज़ों के लिए। इसके कारण हमारा एटीट्यूड खराब होता है, यानी कि या तो कोई बाहर का ट्रिगर है हमारे पास या कोई इंटरनल ट्रिगर है। बिल्कुल बिल्कुल। और नेगेटिव सेल्फ टॉक जो बार बार हमारे पास तो पॉजिटिव थॉट्स बेहद ही कम हो चुके हैं, बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ भी काम अच्छा करने जा रहे हो तो वो रोकते हैं हमको, तो इससे कैसे बंद किया जाए। देखिए, जब आपके पास नेगेटिव टॉक्स अगर आ रही हैं तो वो आपकी नहीं है, वो भी आपके बचपन से आ रही हैं। कई बार आपको लगता है कि वो आज की टॉक है, नहीं, वो बचपन की टॉक है। कई बार जो टीचर ने आपको बोल दिया, पेरेंट्स ने कई बार बोल दिया, कई बार आपके फ्रेंड्स ने बोल दिया, रिलेटिव्स ने बोल दिया, कई बार आपने इधर उधर की बातें सुन ली, कई बार आपने डायलॉग सुन ली किसी सिचुएशन में, किसी मूवी के कोई गाना सुन लिया। वो बेसिकली आपके इंटरनल नैरेटिव्स को बनाते हैं, इंटरनल वर्ल्ड को बना देते हैं। अगर आप देखेंगे कि जितने भी बीमार लोग हैं उनका एटीट्यूड हेल्थ के लिए कौन खराब करता है, सबसे ज्यादा दुनिया करती है। वो जीना चाहता है लेकिन उसे बता दिया जाता है दुनिया के द्वारा कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। हमारे यहाँ एक कोई थी, वो तो बेचारा बच नहीं पाया, किसी और को हुई थी, वो भी बेचारा नहीं बच पाया। तो ऐसे रेफरेंस हमें दे दिए जाते हैं कि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। फिर डॉक्टर भी, फिर हमारे जो दूसरे चारों तरफ की दुनिया है। इसी तरह से अगर आप पैसे की भी बात करें, और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हैं और एक बार आप बड़ा सपना बनाने की बात करते हैं तो आपके पेरेंट्स ही मना कर देते हैं कि बड़ा सपना मत देखो, पहले सर्वाइवल की सोचो। यानी कि हमें सिर्फ सर्वाइवल के लिए तैयार किया जाता है। इसी तरह से अगर आप किसी भी और लाइफ में सक्सेस लेना चाहते हैं किसी भी एरिया में, तो आप पाएंगे कि जो नैरेटिव्स दुनिया ने आपको दिए हैं वही आपके माइंड में चल रहे हैं। वो नैरेटिव्स बेसिकली इतना इजीली आप हटा नहीं पाते हैं। वो आवाज़ों के रूप में पड़े होते हैं, वो फीलिंग्स के रूप में पड़े होते हैं। कई बार आप देखेंगे, मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार आंखें बंद करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, कई सालों से शुरुआत करना चाह रहे हो कि भाई मैं बिजनेस शुरू करूंगा, जिस काम को कर रहे हो उसमें पैसा नहीं आ रहा, पर आप शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ चलो आंखें बंद करो और देखो कि तुम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो। तो लोग कहते हैं ऐसा लग रहा है राम सर कि मेरे पैरों में मानो चेन पड़ी हुई है। मैंने कैसे काटते क्यों नहीं? ये इमेजिनरी चेन है, ये तो इमेजिनरी है ना, काल्पनिक है, तो रियल में तो है नहीं। तो कल्पना में ही जाके उन्हें काटना होता, यानी कि आपको अपने सबकॉन्शियस के अंदर एंटर करना होता है। और फिर मैं ये कहता हूँ अच्छा ये देखो ये कहाँ से आई है। तो कई बार लोग रोने लगते हैं, वो कहते हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि मुझे बचपन में जो गलत बातें कही गई हैं वो ये चेन बन गई है, या मेरी सेल्फ इमेज को मारा गया, या मेरे साथ कोई भावनात्मक दंड मुझे मिला है, पनिशमेंट मुझे मिला है, उसका कारण है। तो कई बार मैं ये कहता हूं कि तुम बीमार नहीं हो, असलियत में तुम पास्ट के नैरेटिव्स को जी रहे हो,
जो दुनिया ने तुम्हें दी है, उसने तुम्हारा एटीट्यूड, हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सक्सेस सबको खराब कर दिया है। तो जैसे कि आपने कहा सर, दुनिया ने हमको दी है ये नैरेटिव, तो ये हमारा जो एटीट्यूड है, तो ये क्या कनेक्टेड है सोशली लोगों से? ये किस तरह से कनेक्टेड है और इसे कैसे बदला जा सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे माइंड के लिए, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं कि आपके माइंड में वो इंपॉर्टेंट हो। मान लेते हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे परिवार के लोग इंपॉर्टेंट है, मेरे फादर इंपॉर्टेंट है, मदर इंपॉर्टेंट है, और मैं एक बच्चा हूं और मेरे अंदर अभी किसी चीज को कैलकुलेट करने की शक्ति नहीं है। बचपन में लॉजिक नहीं होते, मेमोरी होती है, इमोशन होती है। तो जैसे ही मान लेते हैं कोई सिग्निफिकेंट टीचर है, उसने अचानक मुझे कह दिया बचपन में, और मेरे से कोई सवाल नहीं हुआ, उसने कह दिया तुमसे कुछ नहीं होगा, या फिर मैं एक मरीज की तरह बैठा था, छोटा सा बच्चा, और मैंने देखा कि किसी को एक डॉक्टर कह रहा है ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, तुम ठीक नहीं हो पाओगे, ठीक है ना, बगल में बैठा हुआ कोई मरीज मुझे कह रहा है अरे ये तो बीमारी बड़ी खराब है भाई, ये ठीक नहीं होती है, तो उस समय मैं एक डिप्रेस्ड स्टेट में हूँ, या फिर वो आदमी बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो हमें याद रखना होगा कि जब जितना भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो उन चीजों को लेने के लिए तैयार बैठा रहता है, उस पर क्वेश्चन नहीं करता। जहां पर आपका लॉजिक माइंड, यानी कि जो आपका, आप ये समझिए कि एक घर है, एक मकान है, मकान के सामने एक चौकीदार है, वो मकान के अंदर एक आदमी बैठा है, आप उस आदमी तक जाना चाहते हो, उसको एक मैसेज देना चाहते हो, लेकिन चौकीदार या जो वॉच डॉग है वो आपको नहीं जाने दे रहा। तो ये चौकीदार या वॉच डॉग बेसिकली आपका कॉन्शियस यानी कि लॉजिकल माइंड है। लेकिन बचपन में ये लॉजिकल माइंड नहीं होता, और ये लॉजिक माइंड तब भी काम नहीं करता जब कोई भी आदमी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे कोई बात कह दे। मान लेते हैं आपकी पत्नी है, उसने अचानक, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है ना, आपने उनको एक विशेष दर्जा दे दिया, और उन्होंने अचानक कुछ कह दिया गुस्से में आते हुए, तुम इररेस्पॉन्सिबल हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमने उस दिन भी ऐसे किया था। तो अचानक जो आपका लॉजिकल माइंड था, वो जो आपका गार्ड था, वो जो गेट कीपर था, वो जो वॉच डॉग था, वो तो है ही नहीं वहां, ठीक है ना। तो आप एकदम से, इससे पहले कि तुम रिएक्ट करो, उससे पहले ही वो चीज आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। गड़बड़ी होगी कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट लोग हैं, क्योंकि जब उनके पास हम जाते हैं तो एक बहुत बड़ी, पहले से ही अलग से रेस्पेक्ट लेकर जाते हैं उनके लिए कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, वो पता नहीं कितना कुछ जानते हैं, और जानते भी हैं। लेकिन अगर हमने किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा में देख लिया और वो कुछ बोल रहा है, भले वो पॉडकास्ट में आके कुछ भी बोल दे तो फिर हम ये मान लेते हैं कि भाई यही ठीक होगा, ठीक है ना। तो ऐसे में जो नैरेटिव देने वाले लोग हैं, इनको भी ध्यान से रखना चाहिए। मैं एक आदमी को देखा था टाई वाई लगाकर, वो नैरेटिव दे रहा है कि कुछ भी ऊट पटांग खाना खाओ, शराब भी बगैर पानी के पी लो और मैं ठीक कर दूंगा। तो भाई आप ये नैरेटिव क्यों दे रहे हो? लोग तुम्हें लाइक कर रहे हैं, तुम्हारी शक्ल को पर लोग दे रहे हैं कुछ अटेंशन, लेकिन आपका दिया गया ये बिलीफ तो उन्हें मार देगा। कई बार लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि तुम कैसे कह देते हो कि कैंसर ठीक कर देते हो। मैंने कहा मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं किसी बीमारी को ठीक कर सकता हूं, पर मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। क्या बात है, मैंने ये नहीं कहा। फिर मैं कहता हूं कि ये रही किताब यू आर द प्लेसिबो, पढ़ लो। ये रही किताब बिकमिंग द सुपर ह्यूमन, ये रही किताब द लव मेडिसिन एंड मिरेकल, ये रही किताब लव एंड सर्वाइवल। सब ये कह रही हैं कि भाई आप अपने माइंड के अंदर जो बेकार के नैरेटिव्स आपने बना रखे हैं उन्हें तो आप डिसॉल्व कर लो। डिसॉल्व करने के लिए एनएलपी 2.0 मैं सिखाता हूं लोगों को कि भाई उन इमेजेस को, उन साउंड्स को, उन फीलिंग्स को हटा लो जो तुम कैरी कर रहे हो। खुद सोचो कि मान लेते हैं आप इस मोमेंट से आगे एक बड़ी मैराथन दौड़ना चाहते हो, लेकिन आपके जूते में कंकड़ हैं। अब आप मुझसे कह रहे हो कि राम सर दौड़वाओ ना मुझे मैराथन, मैं तो दौड़वा दूंगा, लेकिन गड़बड़ी है कि आपके जूते में तो कंकड़ है, पॉसिबल ही नहीं होगा। पॉसिबल नहीं होगा। तो वो जूते के जो कंकड़ है वो आपके पास के नैरेटिव है, जो आपके टीचर्स ने, आपके खानदान के लोगों ने, गांव के लोगों ने, दोस्तों ने, टीवी ने, गानों ने बड़े म्यूजिक में ढालकर आपको दे दिए हैं। इवन कुछ बाबाओं ने भी, जो ये पॉडकास्ट पर आ रहे, बाबाओं का मतलब हम जैसे लोग ठीक है ना, हम कुछ भी कह दें ऐसे में। तो बेसिकली लोगों को यकीन ही नहीं रहा कई बार। तो जब कहीं मैं कहता हूं कि नहीं यार ये तुम कर सकते हो, ये बीमारी ठीक अभी हो सकती है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा आपका, लेकिन इसमें ऐसे कर लो, तो उन्हें यकीन नहीं है। तो वो कहते हैं कि इतने बड़े डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि ये ठीक नहीं होगी, तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? तो मैंने कहा ये वही जोक मुझे याद आ गया कि एक आदमी की डेथ हो गई, ठीक है ना, वो डेथ क्या, वो बेहोश हुआ पड़ा था। तो घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसको चेक किया, तो उसने कहा उसकी तो मृत्यु हो गई है। तो वो जो उसकी पत्नी थी वो बेचारी रोने लगी धाड़ देकर। अचानक उस आदमी को होश आ गया, उसने कहा मैं तो जिंदा हूं, क्यों रो रही है? उसने कहा डॉक्टर झूठ थोड़ा ही बोल रहा है बिल्कुल मैंने डॉक्टर साहब को 1100 रुपए फीस दी है, हमें तो उसको ही मानना होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम
ये नहीं सोचते कि लॉजिक कहाँ क्या कितना काम करना चाहिए। तो हम सिर्फ नैरेटिव से ही फीड हुए बैठे हैं और नैरेटिव आपको गलत दे दिए। तो आपको यूं समझिए कि दिल्ली से जाना था हरिद्वार तो रास्ता इधर था और किसी ने बता दिया इधर से है और उसने टाई लगा रखी थी, उसने अंग्रेजी में बोल दिया गो टू दिस साइड और जाना था इस साइड। तो दिल्ली से हरिद्वार है तो इधर से इधर और आपको उंगली दिखा दी इधर और आपने कहा ये आदमी झूठ थोड़ा ही बोलेगा, देखो इसने तो लाल रंग की टाई लगा रखी। अरे भाई लाल रंग की टाई से, इसके चेहरे से, इसकी खूबसूरत जो इसने सलून में जाके बाल कटवा रखे, ये जो फेस वैल्यू पर आप चीजें ले रहे हो यही तो तुम्हें मार रही है। तुमने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया? तुमने आगे जाकर अपने एविडेंस को क्यों चेक नहीं किया कि भाई दिल्ली से जब हरिद्वार जाते हैं तो अजमेर नहीं आएगा रास्ते में, यहाँ तो अजमेर भी आ गया जब आप 4 घंटे 6 घंटे चल चुके हैं। ये इस रास्ते पर हरिद्वार कभी नहीं आएगा जीवन में। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, अब तो हमने इसको फीस दे दी बताने की, अब तो हमें इसकी माननी चाहिए ही, यानी कि ये तो वही वाली बात है। कई बार कहते हैं ना भाई जब डॉक्टर के पास गया था और तूने दवाई लिखवाई है तो आदमी कहता है मैं तो ठीक हो गया, तो बीवी कहते हैं नहीं दवाई तो खा ही लो, नहीं तो इनका क्या करेंगे फिर वेस्ट हो जाएगी। तो एक जोक याद आ रहा है मुझे, तो लोग कैसे काम करते हैं। तो एक ऑफिस पर लिखा था कि अंदर जाने से पहले कृपया जूते और छाता बाहर रखें, जूते बाहर निकाले और छाता बाहर रखें। तो जो भी आता वो अपना छाता बाहर रख देता, जूते बाहर निकालता, वहां अपना जो दरबान था वो दरबान सबको चेक करता, जूते निकाल दिया साहब, हाँ जी निकाल दिए, देख लो, छाता भी रखो, छाता भी रख दिया जी, जाओ अंदर साहब से मिलने। तो एक आदमी वहां पर गया और उसने जूते उतार दिए, जूते उतार के अंदर जाने लगा तो दरबान ने रोक लिया। उसने भाई क्यों रोका? कहता सर छाता भी तो रखो। कहता पर छाता तो मैं लेकर नहीं आया। कहता लेके आओ, रूल इज रूल। रूल तो रूल है, नहीं लाए तो लेकर आओ, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर कि अंदर जाने से पहले छाता और जूते बाहर रखें। क्या बात। तो ये बेसिकली हमें कोई याद रखिएगा, पशु के पास लॉजिक नहीं होता, मनुष्य के पास ये लॉजिक है। उसके पास दोनों ब्रेन है और दूसरे ब्रेन का मतलब होता है कि चेक कर लो। कई बार मैं मजाक में कहता हूं ना कि मेरा नाम राम वर्मा है, फेस वैल्यू पर मत लो जो भी मैं कहूंगा, और मैं कहने लगूं कि इस समय मैं एक एप्पल हूं तो आप मुझे खाने की कोशिश ना करें, मैं नहीं जाऊंगा, एप्पल नहीं हूं। पर मेरे साथ कई बार लोग कैसे लड़ते हैं, और राम सर आप क्या बात कर रहे हो? एक आदमी को मैंने सुना है वो ये कह रहा खूब पराठे खाने चाहिए सुबह सुबह आलू के। मैंने कहा भाई उसकी फेस वैल्यू पर चले जाओ। वो कहता है ये तो बहुत अच्छे होते, भाई अच्छे होते खा ले। बिल्कुल भाई इधर रास्ते से भी हरिद्वार जाया जा सकता है कि पहले कन्याकुमारी चले जाओ, वहां से फिर फ्लाइट पकड़ लेना देहरादून की, फिर देहरादून से टैक्सी पकड़ लेना, ठीक है ना, फिर आपका हरिद्वार आ जाएगा। लेकिन समय कितना लगेगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज स्ट्रेट लाइन। 2 बिंदुओं के बीच में सबसे छोटी जो रेखा होती है वह एक सीधी रेखा होती है। तो जीवन को स्ट्रेट लाइन कर दो ना। इसे आपने क्यों जलेबी बना रखी है और तुम क्यों जलेबी भाई बन गए? तो पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि जितने भी बिलीफ आपके पास है बीमारियों के, वो आपके नहीं है। मान लीजिए कोई भी बीमारी का नाम सोचो जिसको ये कहते हैं ये बड़ी खतरनाक है, ठीक है, हाँ, ठीक नहीं होती, हाँ, तुम्हारा क्या बिलीफ, तुम्हारा क्या अनुभव है इसमें? तुम कहते हो मुझे तो हुई नहीं अभी, ठीक है, हाँ, बाकी लोग मरे, बाकी लोग तो जिंदे भी हो रहे हैं। हाँ, तो आपने जो बच गए उनको हम क्यों नहीं, आई मीन लिया क्या मतलब आधा ग्लास पानी है या आधा खाली है, आधा फुल है, भाई वही है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि जो नैरेटिव्स दुनिया आपको दे रही है आप उसे वैसे ही ले रहे हो प्रसाद मानकर, ठीक है ना। और प्रसाद अगर बढ़िया मंदिर में बढ़िया जगह से मिल रहा है, बढ़िया इंटेंशन के साथ मिल रहा है, बढ़िया एनर्जी के साथ मिल रहा है, तो वो काम करेगा, क्योंकि उस समय आपका भी बिलीफ है। और फिर उसमें गड़बड़ी कर दी तो फिर वो प्रसाद ही कहा रहा बेसिकली। सही बात है। तो ये पास्ट के नैरेटिव्स को निकाल दो तो आप एक बार फिर चलना शुरू हो जाएंगे आगे की तरफ। पास्ट पकड़े बैठा आपको। सही बात है सर। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि गाने भी हमारी लाइफ चेंज कर देते। ये मैं गाने चेंज कर देते? हम तो कई बार गाने गुनगुनाते रहते हैं। कितने भी गुनगुना लेना, एक गाने को गुनगुनाते हुए या सुनते हुए भी मजाक बना देना उसकी। जब दिल ही टूट गया अब जी कर क्या करेंगे। हाँ। तो भाई पहली तो बात है दिल टूटता नहीं, तुम्हारे वाला तो टूट भी गया, और टूट भी गया तो उसे जोड़ने के लिए किसी मेंटोर के पास चले जाते, तुम उसके पास जा नहीं रहे हो, अब जी कर क्या करेंगे, यानी कि मौत भी बुला रहे हो, ठीक है। अच्छा। तो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पहले तो उसने जीवन का मेटाफोर क्या दिया है, कोरा कागज। मतलब मैं ये कहूं कि जीवन कोरा कागज है। भाई जीवन को आप एक उपवन भी तो बना सकते थे, जीवन को उगता हुआ सूरज भी तो मान सकते थे, जीवन को एक खूबसूरत ब्लेसिंग्स की खान भी तो मान सकते थे, जीवन को ब्लेसिंग्स का हिमालय भी तो मान सकते थे। पर उस आदमी ने तो भाई साहब मिजरीज बेचनी थी, उसने मिजरीज आपको बेच दी, ठीक है ना, और वो मिजरीज आपने गेन भी कर ली,
और आपने गाना भी शुरू शुरू कर दिया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। भैया मैंने जब सुना था मैं तो जोर से हंसा था, मगर भाई तेरे वाला रह गया होगा, अपन का तो रंगीन है। पहली तो बात है, मेरा ये कोरा कागज नहीं है, और है भी तो वो तो रंगीन बना रखा, खूब उसमें कलर भरता हूँ, ठीक है ना, वैसे कागज नहीं है। अभी मेरे गांव में एक लड़का गा रहा था एक गाना, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। मैंने कहा भैया खिड़की खोल के मत सोया कर। एक तो दिल था तेरे पास, एक, ठीक है ना, वही तेरा परदेसी को चला गया। परदेसी का मतलब है जिसका तेरे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, फोटो नहीं है, ठीक है ना, फोन नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, और वो लेकर चला गया। पता चला कि वो तेरे दिल को किक मार मार के उसकी फुटबॉल बना रखी है, और तू यहाँ गाना गा रहा है। तू ये सोच ले तो कर क्या रहा, ठीक है ना। एक और गा रहा था, जय मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मैंने कहा यार तू बहुत बड़ा वीर है, दिल के टुकड़े हजार हो गए फिर भी स्टार्ट हुआ घूम रहा है। यहाँ तो दिल का एक हार्ट अटैक पड़ते ही आदमी स्टंट लगाने चला जा रहा है, तो घूम रहा है। तूने तो सारी मेडिकल साइंस ही खराब कर दी या फेल कर दी। तो आप गा क्या रहे हैं। और याद रखिएगा, जब भी कोई चीज आप संगीत के रूप में, संगीत में पहना कर लेते हैं, कविता के रूप में लेते हैं, लय में लेते हैं, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाता है। उसके ऊपर कभी भी कोई लॉजिकल माइंड नहीं लगता। इसीलिए कई बार आप गानों को बड़े अच्छे तरीके से सुना करें। एक गाने पर मेरे दर्शकों का दिल टूट जाएगा और आपका भी टूट जाएगा, लेकिन उसे गाना मत आगे से और सुनना भी मत। हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन में क्लियर है कि वो दिन कौन सा है, कुछ पता नहीं। बिल्कुल। और होंगे में आपने कह दिया ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। होंगे में विल आएगा। विल का मतलब होता है फ्यूचर, और वो भी इंडेफिनिट, यानी कि एक तो भविष्य है और वह भी अनिश्चित है। वर्तमान तो निश्चित होता है ना, पर यहां पर भी एक अनिश्चित वर्तमान होता है। पर तुमने तो फ्यूचर भी कर दिया। एक दिन हम होंगे कामयाब, ये तो वही वाली बात है कि एक दोनों टांग टूटी पड़ी। एक दिन कह रहा आदमी, कह रहा इलाज नहीं करा, मैं चलूंगा एक दिन। कौन सा दिन है? तो यही तो गड़बड़ कर रखी है। एक दिन हम भी अमीर हो जाएंगे, ठीक है ना। कब होगा, क्या प्लान है आज से? कल तक टाल रहा है, कल भी यही गाएगा, परसों भी यही गाएगा, और एक दिन और 3 महीने बाद भी यही गाएगा। मैं एक लेडी से मिला, उन्होंने कहा सर मैं 2 वीडियो मोटिवेशन की सुनती हूँ रोज ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। मैंने कहा मोटिवेटेड हो या नहीं हो, लेकिन मोटी तो हो गई हो तुम। क्योंकि वर्ड क्या बोल रही हो पहले, मोटी याद रखिएगा। कभी ये मोटिवेशन वर्ड ज्यादा मत बोला करो अगर आप लेडी हैं। जैसे कभी मैंने आपसे ने कहा ना, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वेट में आप बोलोगे WAIT, सुन लेगा माइंड WEIGST। कभी आप हिप्नोसिस पढ़िएगा मिल्टन एरिक्सन की, इसीलिए वेस्ट वर्ड नहीं बोला जाता। आई एम वेस्ट, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो वो वेस्ट में सुनना, आप तो बोल रहे हो आई मीन खराब करना। वहां पर WAIST का मतलब होता है कमर। कमर पर आपका ब्रेन चला जाएगा, माइंड चला जाएगा, और आपकी पता चला बेल्ट का साइज बढ़ता जा रहा है। 56 इंची सीना तो हुआ नहीं, कमर हो गई 56 इंची आपका बैली हो गया। तो समझने की बात करो कि कोई भी ऐसे शब्द, कभी ये मत कहो मेरा दम घुट रहा है, कभी ये मत कहो मेरा जाने अब क्या होगा, ठीक है ना, मेरी लाइफ में पता नहीं क्या होगा। तो ये मत गाना गाया करो कि हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर गाना गाना है तो बोलो मैं हो रहा हूं कामयाब हर एक पल, इस पल के साथ। तो एक देखिएगा बदल गई आपकी एनर्जी। मैं होऊंगा कामयाब एक दिन। वो दिन कौन सा है? अनिश्चित है। बस कल भी यही गाओ कि उसने कहा कि मैं 2 वीडियो सुनती हूँ उसकी मोटिवेशन की, और उसमें ये एक आदमी को सुनती हूँ, वो कहता सब आसान है। मैंने कहा फिर ये वेट क्यों नहीं घटा रहे? सर बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल है, बाकी सब क्या आसान है। मैंने कहा और क्या आसान है, फिर बचा है क्या? नहीं, फिर उसने आगे सुनिएगा। देन शी केम इन माय वर्कशॉप। तो मैं मुझसे मिलने का, वो मेरी 10 दिन की वर्कशॉप में आई थी वो। उन्होंने कहा राम सर मेरी माइंड को ठीक कर दो। मैं जब तक वो 2 वीडियो नहीं देख लेती, मैंने कहा ये बताओ वो वीडियो की एडिक्ट हो चुकी ना? हाँ, कुछ कर रही हो 2 साल से? करना है, यानी कि तुम सिर्फ वीडियो को देखने की एडिक्ट हो गए हो, और वो वीडियो तुम्हें जो कह रही है उसको कुछ नहीं कर रहे हो। ये याद रखिएगा, मोटिवेशनल वीडियो के एडिक्ट मत बन जाना, ठीक है ना। एक आदमी को देखता हूँ वो हिलता है जोर जोर से, कुछ कर लो करो। मैं कहता यार तू शांत हो जा पहले। तुझे देखकर मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। इसलिए नहीं कि मैं डर रहा हूं, इसलिए कि यार तेरा क्या होगा, तू कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तेरा कोर्टिसोल लेवल गड़बड़ हो जाए, तो तेरा तो एड्रेनल ग्लैंड बिल्कुल ही ये सोच रहा होगा मैं किस आदमी के बीच में फंस गया हूं। तू आराम से बैठ, बात कर, धीरे धीरे बात कर। एक तेरी 2-4 बात बढ़िया सी कर दे तो दिल को सुकून आएगा। तो याद रखिएगा, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपके गाने, जो आपका सवाल था, वह बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें चूज करो, ठीक है ना। अगर आप बार बार ये कह रहे विषय विकार मिटाओ पाप हरो हरो देवा, तो आप ये गलत आरती गा रहे हो। इसलिए कि भगवान
विषय विकार हटाने के लिए तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए है। अगर तुम ये गा रहे हो कि मेरे जीवन से अंधकार दूर करो भगवान, तो आपका ये मैसेज गलत है। मैसेज ये होना चाहिए, हे भगवान मुझे तुम एक कैंडल दे दो, प्रकाश हो जाएगा। तो तुम्हें क्या मांगना ये नहीं पता, इसीलिए साइकोलॉजी में मेटा प्रोग्राम के अनुसार बोला जाता है। अगर मैं ये बोल रहा हूं, हे भगवान मेरे जीवन से सभी दुखों को समाप्त कर दो, तो भगवान भी सोच रहा है भाई कौन सा दुख, तो इसने ये नहीं बताया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे एक स्माइल दे दो, और स्माइल लेने के लिए मेरी बॉडी के अंदर सारी सेल, सारे हार्मोन और सारे के सारे ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं, बस खत्म हो गया। बात है। तो आप ये कह रहे हैं जीवन में, जब भी ये कह रहे हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, या मेरे अंधकार को दूर करो, तो आप ये कह रहे हैं कि आप प्लेटफॉर्म पर जाकर टिकट देने वाले आदमी से कह रहे हो, भाई साहब मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता, मैं दुखी हो गया हूं, मुझे किसी शहर में भेज दो, ये लो पैसे। क्या वो आपको कोई शहर का टिकट दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप अनक्लियर है। आप यहां नहीं रहना चाहते, ये बात ठीक है, पर आप जाना कहां चाहते हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। एटीट्यूड इसलिए खराब है लोगों का कि वे अपने दुखों को जब फेस कर रहे हैं तो दुखी हैं और वो यहां से निकलना चाहते हैं, पर वो कभी नहीं निकल सकते जब तक कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें जाना कहां है। ऐसे में आपका टिकट देने वाला यही पूछेगा जाना कहां है। अब आप फिर क्लियर नहीं है, फिर कह देते हैं कि एक काम करो, एक ऐसी जगह पर जाना जहां सड़कें हो, जहां लोग हों, जहां मकान हो, जहां पानी, पेड़, पक्षी हो, जहां कारें, स्कूटर और मोमोज की दुकान भी हो। अब दे देगा? कहाँ से देगा? अब वो कौन से सिटी का देगा? नहीं देगा ना। तो आपको स्टेशन पर इससे पहले कि लाइन में लगे और आप टिकट के पैसे निकालें, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कहां जाना है। जैसे आप क्लियर क्या हो गए, आपने बोला सर मुझे जाना है बरेली, मुझे जाना है जमशेदपुर, मुझे जाना है राजकोट, क्लियर है ना। अब इमीडिएटली वो आपसे कहेगा कहां जाना है, आपने कहा राजकोट, तक उसने टिकट दिया, बाकी पैसे आपको दिए। अब आप बाहर आकर सबसे बढ़िया ट्रेन नहीं ढूंढेंगे, नहीं, ये नहीं ढूंढेंगे कि कौन सी ट्रेन में सबसे बढ़िया लोग घुसे हुए हैं, कौन सी ट्रेन में अच्छा म्यूजिक चल रहा है, कौन सी ट्रेन में आपका खाना अच्छा है, उसे नहीं जाएंगे। आप उस ट्रेन का इंतजार करेंगे जो राजकोट जाती हो, जो आज जहां का टिकट आपने लिया। कितनी आसान जिंदगी हो गई। बिल्कुल। और अभी आप लड़ रहे हैं कि मुझे यहां नहीं रहना, इस शहर में मैं कहां से मैं जाऊं, तो जाऊं कहां? कहीं भी नहीं जाएगा तो यहीं बैठ रहेगा, अगले साल भी ये गाना गाएगा तो ठीक है ना। गाने ऐसे बना रखे, जाऊं तो जाऊं कहां, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा स्टक स्टेट है, ये डिप्रेशन कर देगा आपके माइंड को। अगर आपने 50 बार सुन लिया जाऊं तो जाऊं कहां, ये सेंटेंस ये शो कर रहा है कि बंदे के पास आउटकम इमेज नहीं है, स्टक इमेज है। और इस गाने को गा रहे हो और तुम भी गा रहे हो, वो भी गा रहा, फिर आप कह रहे मेरा मोटापा बढ़ रहा। मोटापा इसलिए बढ़ रहा क्योंकि आपके पास डायनामिक स्टेट नहीं है। जब भी आदमी के पास डायनामिक गोल्स होंगे उसका मोटापा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, देख लेना। भी गाने जिया जले जहां जले, दिया जले जहां जले, जब जब दिया जलेगा तुम्हारी जान जलेगी। बताओ क्या गा रहे हो। ये क्यों नहीं कहा कि जब भी दिया जलता हुआ देखूंगा, मेरे अंदर अच्छे अवसरों को पाने के लिए ईश्वर मेरे अंदर खूबसूरत ऊर्जा को पैदा कर रहा है। क्या कमाल की बात है। और ये हमारे वेदों में, उपनिषदों में इसी तरह से तो बोला जाता था। जब हम पूजा करते थे आग की या किसी भी मंत्रा में, वह हमेशा आपको पॉजिटिव देता था, उसको ये खराब करके बैठ गए सारे के सारे। और दीवाने आप इनके हो गए, आप उनको संस्कृत आपको आती नहीं, आती है तो उसका मीनिंग ही नहीं जानते। सही बात, बस आप रट रहे हैं, उसमें लिखा क्या है। बिल्कुल सही बात कही सर। एक तो बहुत ही गहन बात और बहुत ही लोगों की आंखें खोलने वाली बात की, लोगों के लिए, दर्शकों के लिए। अब बालक पैदा होते उसकी अम्मा गाने लगे उसके कान में, ना हम तुम्हें जाने ना तुम हमें जानो। थोड़ी देर में पता चला कि आश्रम में पड़ी है वो भी, वो अपना गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा बच्चा, कि ना तुम हमें जाने ना तुम हमें जानो। भैया क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है ना। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। अरे भाई तो अकेलापन में मरेगा, ये गाने मत गा। बिकॉज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मेरा शब्द नहीं है, ये मेडिकल एंड साइकोलॉजी का टर्म है। इसका मीनिंग यह है कि जिन पैटर्न को आप रीइंफोर्स कर लेंगे वही चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने रीइंफोर्स कर लिया कि अंधेरे में भूत होता है, तो अब आपको भूत दिखाई देंगे और भूत होगा वहां पर तुम्हारे लिए, दूसरे को नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी पूरी होगी। जो आपने माना वही आपके साथ होना है, और फिर आप कहेंगे देखो मेरे पास वही हुआ है। तो जब आप ये गा रहे हैं कि कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, सारी दुनिया तुम्हारी थी उस टाइम, पर तुम्हारा ये जो पैटर्न है ना, तुम्हारे माँ बाप से भी रिश्ता खराब करेगा, बीवी से तो हो ही रहा होगा, बच्चे फिर तुम्हें ये कहेंगे तुम भी बाहर घूमो, हमारे से कोई मतलब नहीं। और ये तुम्हारी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो सबकॉन्शियस का एक बहुत बड़ा खेल है, उसे आप पूरा कर लेंगे, क्योंकि आप इसे रोजाना बोलते हैं। और इसी पैटर्न को जीने में फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो बगैर क्वेश्चन के आपके पैटर्न को पूरा करता है।
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जो भी आप डालोगे वही पूरा हो जाएगा। अगर मैं अभी कहूं कि अब ठीक है ना, जब भी आप दोपहर का खाना खाओगे अपनी प्लेट में काले हाथी को नहीं देखोगे, अब तो वही दिखेगा, अब खा के देख लेना। और अगर मैं वहां आ गया तो तुम हंसोगे सर काला हाथी काला हाथी मेरा मटर पनीर के बीच में घूम रहा आराम से, क्या करूं ये निकल नहीं रहा मैं कहूंगा चम्मच से हटा दे, कहते सर हटाता हूं दूसरा आ जाता है ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या किया। और मैं तो देखो भाई तुम्हारा फायदे की बात कर रहा हूं, काले हाथी के बारे में मत सोचो जब तुम खाना खाओ, समझ गए मेरी बात। अब काला हाथी दिखाई देगा, आप कई बार से फोर्क में उसे लेके दूसरी तरफ रखोगे फिर आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं वही खा रहूंगा तो मैं सिर्फ आपकी तरफ देखकर मुस्कुराऊंगा, आप कहोगे सर काला हाथी आ गया तो ये काले हाथी तो पाल रखे अपने जीवन में, आप कह रहे हो एटीट्यूड खराब नहीं, काले हाथी पाल रखे, ठीक है ना। तो जैसे कि सर आप कह रहे हैं कि ये बचपन से ही हमारा लॉजिक बना जाता है, वो कैसे बनता है बचपन में ये सारी चीजें? नैरेटिव का मतलब है कि बचपन में या जो भी चीज आपसे कह दी बचपन में, आपको कैसे पता, आपने कहा मम्मी ये क्या है तो उन्होंने कहा पानी है, पानी को पानी बोल दिया। आपने कोई उस पर कभी क्या था कि नहीं मुझे लैब में लेकर चलिए मैं देखता हूं ये पानी है नहीं, आपने मान लिया। क्योंकि जब पहले 4 साल होते हैं बच्चे के, वह अपने सबकॉन्शियस माइंड में पर सेकेंड 20 लाख न्यूरल पाथवे बनाता है। पर सेकंड 20 लाख 2 मिलियन पर सेकेंड। इसीलिए जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं उनका ब्रेन डीजनरेट होना शुरू हो जाता है और वो पैटर्न नहीं बना पाते जो 20 लाख पैटर्न पर सेकंड बनने चाहिए। इसीलिए उनका ऑटिज्म जिंदगी भर प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि नया पैटर्न डेवलप ही नहीं हुआ उसका, चलने का, खाने का, रेस्पॉन्ड करने का, बात की तरफ किसी तरफ से अपनी आंखों को चलाने का, वो खत्म हो गया ना। तो जब आप बच्चे थे तो जो भी आप सुन रहे थे वही आपके लिए प्रोमिनेंट हो गया था बगैर किसी लॉजिक के। क्योंकि बचपन में 12 साल तक हमारे पास लॉजिक नहीं होते, लॉजिक 12 साल के बाद में आते हैं। अब ये उम्र घट के 8-9 साल हो गई है कि 8-9 साल का बच्चा लॉजिक पूछता, क्यों हाउ कैन इट बी पॉसिबल लाइक दिस। पहले हमारे पास नहीं था, पापा ने ये बोल दिया कि बेटा ऐसे बात करनी है, ऐसे करना, ओके, तो हमने उसे मान लिया और हमने उसे एक गॉस्पेल ट्रूथ यानी कि एक सार्वभौम सत्य की तरह मान लिया था। क्लियर। इसी तरह से एक बच्चा अपने वर्ल्ड को फॉर्म करता है और वहां पर आप रोज सुन रहे हैं लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ठीक है। तो बस उसकी लाइफ में तंदुरुस्ती उसी दिन आएगी जिस दिन वो साबुन से नहाएगा, जिस दिन वो साबुन नहीं है वो चली जाएगी, तंदुरुस्ती चली जाएगी, ठीक है। उसे वही गाने सुन रहा है उठपटांग, वही उसको नैरेटिव दिए जा रहे हैं। माँ धमकाती हुई बाहर कह रही है डस्ट में मत जाओ एलर्जी हो जाएगी, और वो जैसे ही डस्ट में जाएगा तो एलर्जी हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट। जबकि एलर्जी डस्ट में नहीं होती, अगर डस्ट में जाने से बच्चे को एलर्जी होती तो सबको होती। पाया ये गया है कि जितने बच्चे डस्ट में ज्यादा खेलते हैं उतने वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं, और जो डस्ट से बचते हैं, डर्ट से बचते हैं, उनको सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है। हाइजीन हाइपोथेसिस बाय डॉक्टर डेविड ट्रेकन को पढ़ लीजिएगा। तो मैं एक बार एक पार्क में था, कैसे नैरेटिव बनता। मैं एक पार्क में था, अचानक बूंद होने पड़ने लगी, तेज पड़ने लगी, तो एक अम्ब्रेला बनी हुई थी वहां पर टीन की, पार्क में बना होता, तो मैं उसमें चला गया और वहां पर एक हस्बैंड वाइफ और भी चले आए और उनका करीब 5-6 साल का बच्चा होगा, 4 साल का होगा। और जैसे ही वो बूंद पड़ने लगी वो एकदम से उसमें से निकल के बारिश में गया, क्योंकि वो एंजॉय करना चाह रहा था और वो नाचने लगा। तो माँ ने कहा बारिश में मत जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। मैंने उनसे कहा कि मैम आपको मैं थोड़ा सा अगर बुरा ना मानो तो 2 मिनट बात करूं। हाँ सर। एनीवे उन्होंने मुझे पहचान भी लिया कि आप तो वही हो। मैंने कहा आपने उस बच्चे को पता क्या बोला है? कीवर्ड बता देता हूं, रेन जाओ, ठंड बीमार, तुम रेन जाओ बीमार ठंड हो जाओ। पता है ये कीवर्ड उसके ब्रेन में जा चुके हैं, क्योंकि तुम उसके लिए सिग्निफिकेंट आदमी हो। समझ गए मेरी बात? उन्होंने कहा पर सर हमने तो ये कहा मत जाओ। मैंने कहा मत को तो सुनता ही नहीं। अगर मैं इस समय कहूं काले हाथी को मत सोचो, इस समय क्या समझ रहे हो? काला हाथी? अच्छा काले हाथी के ऊपर बंदर को तो बिल्कुल भी ना देखो। अच्छा काले हाथी के ऊपर जो बंदर बैठा है वो मैगी नहीं खा रहा है, मत देखो, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो मत शब्द को कान सुनते हैं तो उससे पहले पिक्चर बनाने में सबकॉन्शियस अपना काम कर लेता है। तो मैंने कहा है उन्होंने उनके माइंड में रेन में जाना, ठंड लगना और बीमार पड़ने को एसोसिएट कर लिया है। इसे 1-2 बार और आप ऐसे ही चिल्लाकर कहेंगे और ये काम हो जाएगा। और ये बच्चा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में अब सफर करेगा। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा मैंने इसी पॉडकास्ट में बताया, यानी कि ऐसा होगा कि जैसे ही वो बरसात में जाएगा उसका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस कमांड को लाकर उसे ठंड लगा देगा, बीमार पड़ेगा, और फिर आप कहोगे देखो मैंने कहा था ना। और ये भी मैंने कहा आपका नहीं बोला हुआ है,
बरसात में जाने से ठंड लगती है, बीमार पड़ते हैं, ये भी आपका नहीं है। ये भी आप अपने बचपन से लेकर आए हो, आपकी फूफी ने, आपकी बुआ ने, आपकी चाची ताई नानी ने, आपके लोगों ने, किसी और आसपास के पड़ोसी ने आपको ये बोला था। यह जानकारी साइंटिफिक नहीं है। बारिश में पढ़ लूं मैं, तो लोग खूब कबड्डी आई मीन खेलते हैं, मैंने हॉकी खेलते देखे प्लेयर्स को एस्ट्रोटर्फ पे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बारिश में ठंड है और बारिश में बीमारी है। बीमारी आपके माइंड में है, जिसको आपने ठंड के साथ या बारिश के साथ लिंक कर दिया। और लिंक करने वाला कौन है? माता जी है। और माता जी कहती है आई लव माई सन, पर उन्हें पता नहीं कि लव में उसको इवन बीमार बना दिया। और याद रखिएगा, ये सारे के सारे पैटर्न इसी तरह से आपको दिए जाते हैं। इसे मत खाइए, इससे कैंसर हो जाता है। भैया तुम्हें पता है कैंसर कैसे होता है? 99.9% पेशेंट को नहीं पता है, और एक बड़ी क्राउड को जो इनके हीलर है उनको भी नहीं पता। आपकी NK सेल, आपकी T सेल जो आपकी, उनका काम रोजाना हमारी बॉडी में मिनिमम 10,000 गलतियां हमारा DNA करता है। कितनी? 10,000 गलतियां। जब हमारी एक सेल दूसरी सेल में डिवाइड होती है तो हमारा DNA कम से कम 10,000 गलतियां मिस्टेक्स करता है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो किताब का नाम है ईट टू डिफीट डिजीजेज, डॉक्टर का नाम है विलियम ली। गूगल करोगे तो चौंक जाओगे कितना उन्होंने काम किया है। चैप्टर का नंबर 3 है, जिसमें है DNA प्रोटेक्शन। 3rd या 4th टॉपिक है, मैंने कई बार पढ़ लिया। और ये तो कई किताबों में लिखा है कि एक किताब में लिखा है कि पर आवर हमारा DNA 800 मिस्टेक करता है। यानी कि वो तो 20,000 पे लेके चली गई वो किताब तो, पर वो कहता है कि 10,000 गलतियां करता है। वो गलतियां किस रूप में करता है? कि वह हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ट्यूमर पैदा कर देता है, जो सुई के नोक जितने होते हैं, और ये जिंदगी भर पड़े रहते हैं हमारे पास इनएक्टिव। अगर ये एक्टिव हो जाए तो इनका एक नाम दिया जाता है जो म्यूजिकल सा नाम है, कैंसर। नहीं तो ये जिंदगी भर पड़े रहते हैं और रोजाना हमारी नेचुरल किलर सेल्स, जो हमारी इम्यूनिटी की सेल्स है, वो इन्हें खा लेती हैं और इनको न्यूट्रलाइज करके बॉडी से बाहर फेंक देती है। ये हमारी प्रक्रिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये माइक्रो ट्यूमर इस समय भी हमारी बॉडी में बनते जा रहे हैं। यह नेचुरल प्रक्रिया है। इसे अगर आपने रोक दिया तो आप अपने DNA के अपनी सेल डिवीजन को रोकोगे, मर जाओगे। बेसिकली तो एक प्रोसेस है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि किस चीज को खाने से हो रही है, सवाल यह है कि आपकी बॉडी किस किस चीज से रिएक्टिव है कि वो उन ट्यूमर्स को एक्टिवेट करने के लिए एंजियोजेनेसिस को कर दे। एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि जब तक आपकी बॉडी ब्लड सप्लाई नहीं देगी उन ट्यूमर को, वो कुछ नहीं करेंगे। समझ गए? वो कुछ नहीं करेंगे जीवन भर। जैसे ही आपकी बॉडी ने, माइंड ने स्ट्रेस में आकर, तनाव में आकर ब्लड सप्लाई शुरू कर दी, एंजियोजेनेसिस मतलब वो ब्लड सप्लाई शुरू कर दी इन ट्यूमर को, तो वो 1 से 2 हफ्तों के अंदर 16,000 गुना तक बढ़ सकते हैं, जो मौत देने वाला कैंसर बन जाता है। तो हमें ये तो पढ़ाया जा रहा है कि कैंसर खतरनाक है, पर हमें ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि एंजियोजेनेसिस से आप इसे कैसे रोक सकते हैं। जिंदगी भर क्यों नहीं हो रहा कि एक आदमी को हो रहा है, एक को क्यों नहीं हो रहा उसी वातावरण में? एक आदमी वही खाना खा रहा, दूसरा खा रहा, क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई, एक आदमी की बॉडी ने ये डिसीजन नहीं लिया है कि वह उन ट्यूमर्स को ब्लड पहुंचाए। तो हमें एंजियोजेनेसिस तो पढ़ाई नहीं। ये वर्ड मुझे लगे आपको भी नया होगा। जी बिल्कुल। अब कई लोग ये कहते हैं ये क्या होती है? अरे भाई, किताबें पढ़कर देख लो, नई मॉडर्न बुक्स आ रही हैं, वो आम आदमी के लिए लिखी जा रही है। मेडिकल कॉलेज की किताबों के अलावा जितने भी डॉक्टर्स लिख रहे हैं वो लेमन लैंग्वेज के लिए लिख रहे हैं। आप एंजियोजेनेसिस को सिर्फ विजुअलाइजेशन के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं कि सही जगह पर आपकी ब्लड सप्लाई जाए। आपको मालूम है कि आपका हार्ट, अगर वहां पर कोई आर्टरीज कोलेस्ट्रॉल की वजह से भर जाए तो आपके हार्ट के पास पावर है एकदम से नई सप्लाई क्रिएट करने के लिए। मतलब हार्ट अटैक से हम लोग बच सकते हैं? आप बचे ना बचे मुझे तो नहीं पता, पर मैं ये कह रहा हूं कि हमारा हार्ट इमीडिएटली ब्लड सप्लाई बनाना जानता है, जिसको हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। सी सोल्ट में जो कॉपर होता है उसका यही काम होता है। किताब पढ़ लीजिएगा, द रीसेट फैक्टर। सी सोल्ट का फायदा उसमें लिखा हुआ है कि सी सोल्ट के अंदर वो सोल्ट कॉपर मिलता है। एनीवे, मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। 1950s की बात है, कोरियन वॉर में अमेरिका के बहुत सारे सिपाही मारे गए थे। वहां पर 300 सोल्जर्स की ऑटोप्सी की गई, हार्ट खोला गया। उनकी एवरेज एज, मरने वाले सैनिकों की एवरेज एज थी 22 से 23 साल। यंग लड़के थे। कैन यू बिलीव कि उनमें 300 में से 70 यानी कि 210 यंग लड़कों के हार्ट में ब्लॉकेज थी। उनमें से 50% से ज्यादा ऐसे थे जिनकी 90% से ज्यादा आर्टरी ब्लॉक हो चुकी थी, और जबकि वो पूरी तरह से लड़ाका काम कर रहे थे, दौड़ लगाते थे, क्योंकि नई आर्टरी पैदा हो चुकी थी। यह आपकी बॉडी का पहला रूल है। जब भी, जहां पर भी आपको हाइपोक्सिया होगा, यानी कि जहां पर भी आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी, वहीं पर आपकी बॉडी इमीडिएटली नई आर्टरीज, नई कैपिलरीज बना देगी। कभी आपने देखा होगा आपका घुटना छिल गया बचपन में, उसके ऊपर खुरन स्कैब आ जाता था, उसको जैसे ही वो उतरता तो देखते थे वहां कितना नेटवर्क फैला हुआ है,
और वो फिर खत्म हो जाता था। कभी किसी का फोड़ा देखना जो बाहर निकल जाता है, उस पर देखना कितनी बहुत सारी आर्टरीज आपको मिलेगी जिनमें ब्लड सप्लाई हो रहा है। ये ब्लड सप्लाई एंजियोजेनेसिस है। इस फोड़े को, ये जो अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो ये फोड़ा अपने आप सूख जाएगा कुछ एक घंटों या दिनों में। कमाल की बात यह है कि हम जब भी जीवन में, याद रखना, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप उस समय आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, और जब आप स्ट्रेस तनाव में लंबे समय तक होती है तो बॉडी उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, अंगों तक पहुंचाने के लिए नई आर्टरीज बना देती है। और वो कई बार आर्टरीज इस जल्दबाजी में बॉडी, उन्हें ये नहीं पता होता कि मुझे कहां देनी है, यह उन माइक्रो ट्यूमर को भी दे देती है ब्लड सप्लाई। इसीलिए कहा जाना कि तनाव से हो रहे कैंसर, कैंसर रोजाना पैदा हो रहा है लेकिन वो ट्यूमर के रूप में है। लेकिन ट्यूमर वो कभी भी कैंसर नहीं बन सकता, यह भी पक्की बात है कि जब तक आप ब्लड सप्लाई ना दो। इसलिए जीवन में याद रखना, ये मत कहना मेरा दम घुट रहा है। किसी भी सिचुएशन में बार बार अगर आप ये कहेंगे मेरा दम घुट गया इस रिश्ते में, मेरा दम घुट गया बीवी बनकर, मेरा दम घुट गया इस रिश्ते में, मेरा दम घुट गया इसमें, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, तो एक दिन आपका माइंड इस दम घुटने को सचमुच में ले लेगा और वो एकदम से आपके अंदर ब्लड सप्लाई के लिए नई आर्टरीज बना सकता है। अगर वो सही अंगों पे बना रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन जब आप दम घुट रहा है तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि सही अंगों तक जाए ना जाए, वो सभी तक जाए। फिर ऐसे में पता चला कि आप अपने ट्यूमर्स को भी ब्लड सप्लाई दे सकते हैं। ये मेरे मेंटोर ने कहा था कि इसे कभी मत कहना जब एंजियोजेनेसिस पढ़ोगे। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसे सेंटेंस जो बोल रहे हो, अगर आप उसे डीप इंटेंसिटी के साथ बोल रहे हो तो आप अपने लिए बहुत बड़ा खेल, अपने ही अगेंस्ट खेल रहे हो। क्या बात कही थी सर, मतलब वर्ड्स, गाने, पेरेंट्स के नेगेटिव कमांड कितने मैटर करते हैं हमारी लाइफ पे, ये पता ही नहीं था आज तक। तो दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा, फरियाद न कर। हाँ। मतलब दिल जल भी रहा है और तू विक्टिम बनकर एक कोने में पड़ा रहे। भैया अगर मेरा दिल जल रहा है, कोई ऐसी बात है तो खड़ा होकर मारूंगा मैं तो, अगर कथारसिस नहीं करूंगा मारपीट करके तो मर जाऊंगा। वो कहता नहीं मर जाओ, तो दम घुटता है तो घुटने दे, आंसू ना बहा, फरियाद न कर। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल। अब लोग कई गाली लिखेंगे तुम्हें भी और मुझे भी, यार हमारे गानों का इतना नाश कर दिया था भैया खूब सुन लेना, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं एक बात भी की बात कर रहा हूँ, मेरे मित्र हैं वो यहाँ आए थे तो उन्होंने एक बार मुझसे 2004 की बात है कॉन्टेक्ट किया। तो ही से डॉक्टर, उन्होंने कहा यार मेरे साथ बड़ी परेशानी है, और ये बात करते हुए हम अपना चाय कॉफी पी रहे थे, 2004 की बात है। तो मैंने उनसे कहा सर आप खाली टाइम में क्या करते हो? तो उन्होंने कहा सर खाली टाइम में मैं मुकेश के दर्द भरे गीत सुनता हूं मैंने अपनी हंसी को रोका और मैंने कहा जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? कहता उसमें भी दर्द भरे गीत सुनता हूं तो मैंने कहा सर आपके जीवन में कोई पल ऐसा है जहां दर्द ना हो? मुझे तो लगता नहीं। अरे सच बताओ, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, कोई दोस्त है, कोई और क्लोज दोस्त है, और कुछ है कहीं, मतलब डिलाइटफुलनेस बच रही है, सब जगह दर्द है। एकदम से कहना रुको, सबसे पहले उसने कंप्यूटर खोला और सब पे ना सेलेक्ट करा और डिलीट करा, कहना भाई सब जगह दर्द है। सही बात तो यह कि बॉडी में भी दर्द है डॉक्टर दर्द भरे गीत सुना। हाँ, उसके बाद ही बिकेम माय फ्रेंड, पूरी फैमिली मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन किया, बहुत अच्छे मित्र है आज भी। और उन्होंने हंसे, कहते हैं यार मैं भी तो कहूं कि ये नोसिबो क्यों हो रहा है, मुझे नोसिबो का मतलब पूरी बॉडी में दर्द क्यों रहता है, मैं बढ़िया दवाई खा लेता हूँ, बढ़िया मैं खा लेता हूँ चीजें। मैंने कहा तुमने तो दर्द भरे गीत है तुम्हारे तो जीवन में, ठीक है ना। तो एक बार एक मेरे परिवार में एक लेडी ने कहा कि मैं बहुत रोई आज, बहुत अच्छी पिक्चर थी। मैं कहा फिर क्या हुआ? बहुत रोना आया। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा जिस पिक्चर में खूब हंसना होता होगा तो बिल्कुल ही खराब होती होगी उसने कहा ये तो कुछ गड़बड़ बात हो गई। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? एक मतलब आप मूवी देखने जा रहे हो, 250 रुपए का टिकट लिया, मैं नहीं देखता हूँ ज्यादा, ठीक है ना। जैसे ही वहां रोना धोना सा आता है, पता नहीं ये वाला भी रो रहा है इधर बैठा हो, ये भी रो रही इधर बैठी हुई, ठीक है ना। पिछले वाला भी शांत हो गया, मेरी हंसी छुट पड़ती है भाई क्या कोई नहीं मरा, तू चिंता ना कर, ये सब ड्रामा है, तो हमारे लोग और तुम इसमें रहो अपने क्या। तो इसीलिए तो जो नैरेटिव्स आपको दिए जा रहे हैं आप उन्हीं तो जी रहे हैं। बताइए कौन सा बिलीफ है आपका अपना है? कोई सा भी बिलीफ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ दो। मैं सबसे कह रहा हूं जो बिलीफ आपका अपना है मुझे बता दो। आज तक भाई धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ये तो न्यूटन की साइंस में लिखा हुआ है। इस साइंस को छोड़ दो, 2 2 4 है, ये साइंस है। इसके अलावा जो भी आपके विचार है पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, सेहत के लिए, याद रखिएगा वो सब आपको पीछे से दिए जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को दे दोगे, ठीक है ना। तो एक हमारे गांव में एक आदमी था, ये रियल है, मैं वहां खड़ा था, चुपचाप बैठा था। एक्चुअली मैं बोलता नहीं ऐसी जगह, क्योंकि मैं सबसे कमजोर आदमी हूं दिमाग से, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा सर हम तो बड़ी मुश्किल से पढ़े, जैसे तैसे
हमारे पिताजी भी बड़ी मुश्किल से अपना काम चलाते थे जैसे तैसे। हमारे पिताजी बताते थे कि उनके पिताजी यानी कि हमारे दादाजी भी बड़ी मुश्किल से जीवन जीते थे। बताते थे उनके दादा के दादा भी बड़ी मुश्किल से जीवन जिलाते थे। मैं चुप हो गया। फिर अगला सेंटेंस सुनिएगा, मैं तो अपने बच्चों से भी ये कहता हूँ भाई मुश्किल से जीवन चलेगा। मैंने कहा भाई साहब रुक जाओ, मैंने कहा भाई साहब रुक जाओ, चाचा रुक जाओ, इस वर्ड को हटा दो इसमें से मुश्किल से। एक आध जनरेशन को तो आराम से जी लेने दो, सात तो जनरेशन को बता दी मुश्किल से। भाई तुम मुश्किल से वर्ड क्यों दे रहे हो? कहानियों में किताबें पढ़िए आप। क्या पागलपन की किताबें हमें पढ़ाई जाती है कई बार। गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसका पिता बूढ़ा था, माँ बीमार थी। बिल्कुल ठीक है ना। उसकी पत्नी और बड़ी मेहनत करते थे और गांव के बनिया उसके ऊपर कर्जा था। उसके पास एक बैल था, बैल का उसके पास घास नहीं था। ऐसी कहानी आती थी भाई साहब, मेरा बिल्कुल हार्ट रुक जाता था। ये तो एंजियोजेनेसिस बचपन में ज्यादा होती है, तभी हार्ट में वो बल जाता था। मुझे एक बार नहीं पता चला, आप इस कहानी को किसान के साथ क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये किसान जिंदगी भर इस कहानी को पढ़कर इससे सिग्निफिकेंस लेता रहेगा। भाई किसान तो होते ही ऐसे हैं, गरीबी होता है। ये बताओ जो गुड़गांव में सबसे बढ़िया फ्लैट में रहता है, 900 करोड़ 190 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा एक आदमी ने, क्या उसके माता पिता बूढ़े नहीं होंगे? क्या उसकी माँ बीमार नहीं होगी? आप ये भी तो कह सकते थे गांव में एक किसान रहता था, उसके पिताजी बीमार थे एक बार, उसकी एक माताजी थी, वो एक बार बीमार थे। मतलब आपने उसके साथ आइडेंटिटी क्यों डाल दी? तो जितनी भी आपको आइडेंटिटी दी गई है वही क्या आपकी अपनी है? आप ये कह रहे हैं कि मैं इस जाति से हूँ, इस बिरादरी से हूँ, मेरा नाम ये है, सब आइडेंटिटी तो आपको सोसाइटी ने तो दी है। बिल्कुल। और आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? आज आपकी आइडेंटिटी यह है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। दूसरी आइडेंटिटी आ जी कि मैं कंफ्यूज हूँ। तीसरी आइडेंटिटी आ गई मैं ओबीस हूँ। चौथी आइडेंटिटी आ गई मैं एलर्जिक हूँ। पांचवी आइडेंटिटी आ गई कि मैं एंग्जियस हूँ। छठी आइडेंटिटी आ गई मैं एंग्री हूँ। सातवीं आइडेंटिटी है कि मैं कंफ्यूज हूँ। सब कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद आप कह रहे सर राम सर मेरा एटीट्यूड ठीक कर दो। मुझे एक बार मैं और दिनेश लालवानी हमारे सुबह ही बोगमेलो बीच पर बैठे थे, सुबह का वक्त था गोवा में। अचानक मेरा घंटी बजी फोन की, तो मैंने कहा पता नहीं किसकी घंटी है। तो अचानक एक ने कहा सर मुझे आइडेंटिटी नहीं मिल रही। मैंने क्या नहीं मिल रही? आप कौन है? कि सर वो आपने बोला था कि आइडेंटिटी को ढूंढो, मुझे मेरी आइडेंटिटी नहीं मिल रही। मैंने कहा भाई तू कहां से बोल रहा है, ये नंबर कहां से आया? मैंने कहा रखो यार, थोड़ी देर बाद बात करना। थोड़ी देर बाद फिर आ गया, सर आपने कहा था वो आइडेंटिटी के बारे में, मेरी आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। मैंने कहा मुझे मेरा पर्स नहीं मिल रहा, बताओ। बहुत ही मजेदार जिंदगी है। एटीट्यूड के लिए सबसे बढ़िया बात यह है, अपने आप अंदर जाइए, अपने बेकार के विचारों को उनका गठरी बांधकर एक तरफ रख दीजिएगा, कोई कबाड़ी आएगा उसे दे दीजिएगा, और नए विचारों को डालिए कि आपको चाहिए क्या, वो चाहिए क्यों, उसमें इमोशन डालिए, और मैं इसे कैसे प्राप्त करूंगा। उन लोगों को इमेजिन करना शुरू करें कि वो आपको मिल रहे हैं, आ रहे हैं। अपने रोल मॉडल चूज करना शुरू करिए, बदलना शुरू करिए। आप इसलिए बीमार न और गरीब एटीट्यूड के मालिक है क्योंकि आपके रोल मॉडल भी बिल्कुल वैसे ही है। नए रोल मॉडल बनाइए। एटीट्यूड बढ़िया करना तो हमेशा अच्छी ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, उन कहानियों को पढ़िए जहां पर लोगों ने बाउंस बैक किया है। आप कहानी कौन सी पढ़ते हैं? वो सारी मूवी में जो दिखाई देती है, तो उनको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, रियल स्टोरी देखिए। इस सिचुएशन में कोई, जब भी आप अपने एटीट्यूड को बढ़िया बनाना चाहते हैं, एंड करने से पहले मैं एक ही बात कहूंगा, जब भी आपको लग रहा है कि इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा एटीट्यूड कमजोर हो रहा है, सोचिए कि इस काम को अगर महेंद्र सिंह धोनी करेगा तो कैसे करेगा, स्वामी विवेकानंद करते तो कैसे करते, इसी काम को अगर नरेंद्र मोदी करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी काम को अगर रतन टाटा करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी काम को रामदेव करेंगे तो कैसे करेंगे, और इसी काम को अंबानी करेंगे तो कैसे, इसी काम को सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग करेंगे तो कैसे करेंगे। और सडनली जैसे सबकी पिक्चर बनती रहेंगी, आप कहेंगे सर 30 पिक्चर बन गई से काम करने की, अभी कितनी थी? एक भी नहीं थी। आपका एटीट्यूड क्यों खराब था? क्योंकि आपके पास एक भी विकल्प नहीं आ रहा था कि इस काम को मैं कैसे करूं। अब कितने विकल्प है? 30 है। कितनी देर लगी आपको 30 विकल्प बनाने के लिए? 5 मिनट। आप कह रहे कि सर कोई दिन ऐसा आएगा मेरी किस्मत बदलेगी। किस्मत तो 2 मिनट में बदल जाएगी आपकी। जो काम आप करना चाहते हैं, सिर्फ उन रोल मॉडल्स को देख लो। अगर वो आपकी जगह होते तो क्या करते? मैं आपसे ही पूछता हूँ। इस समय मेरे पास मान लेते हैं मेरा सारा धन चला जाए, आपका सारा धन चला जाए, अंबानी का सारा धन चला जाए, क्या हम तीनों की शुरुआत दोबारा एक जैसी होगी? नहीं। समझ गए ना? आपकी अलग होगी, मेरी अलग सोच होगी, और जो अंबानी की होगी, क्या वो भी यही कहेगा चलो एनएलपी सीख कर एक क्लाइंट ढूंढते हैं? नहीं। वो कहेगा एक काम करते हैं, 1000 करोड़ का एक फटाफट ये प्रोजेक्ट लेके आता हूँ, कितने घंटे में? मुश्किल से 15 मिनट में। और हम क्या करेंगे? वह किसी तरह से 15,000 रुपए का टॉप आ जाए,
इन चीजों का कहाँ से फर्क पड़ रहा है? बिकॉज जो हमारे नैरेटिव पीछे पीछे चल रहे हैं, माइंडसेट। 5-6 जोड़ी कपड़े आसान है या मुश्किल है, या 1 करोड़ आसान है या मुश्किल है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप आम आदमी है या अंबानी के बेटे हैं। 6 जोड़ी कपड़े बहुत मुश्किल है धोने, धुलते नहीं है। अंबानी के बेटे से पूछो कभी धोए क्या? और तुम्हारे लिए 1 करोड़ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कमाई नहीं किसी ने अब तक, और उसके लिए 1 करोड़ 5 मिनट का काम नहीं, और 1 करोड़ पर तो फोन भी नहीं उठाएगा, मैसेज भी नहीं देखेगा। यस और नो? बिल्कुल। इसका मतलब है 1 करोड़ और 6 जोड़ी कपड़ों में क्या आसान है क्या मुश्किल है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम कौन हो और तुम कहां पर हो इस वक्त। बस। बहुत ही बढ़िया सर। आज यहाँ पर देख रहे जो भी दर्शक है, आई होप एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल टॉक हुई है ये हमारी। राम सर ने बहुत ही माइंड चेंज कर देने, लाइफ चेंज कर देने वाली बातें कही है, टिप्स दिए हैं। लास्ट का तो पूरा यूनिक था, ये तो 5 मिनट में आपकी लाइफ बदल सकता है दोस्तों इसको बार बार सुनते रहिए, सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए, कौन से गाने नहीं सुनने चाहिए, चाहे आप शराब पीते वक्त भी गाने सुन रहे हो तो मत सुनिएगा। और इस चैनल में जो भी पॉडकास्ट आ रहे वो सारे के सारे यूनिक होंगे। आपका प्यार यही बरसाते रहना। और धन्यवाद, मैं अगेन राम सर जी को धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों का थैंक यू कहता हूँ।